हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अशरफ रायपुरी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो आपका खुशामदीद। मैं ट्रैवलिंग वीडियोस बनाता हूं और इस चैनल पे आपको मेरी ट्रैवलिंग वीडियोस मिलेगी। इस वक्त मैं हो ची मिन साइगोन वियतनाम में हूं। ये मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट भी थी, तो मेरे लिए बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था गाइस। तो इस ट्रिप पे मेरे साथ जो जो हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या हुआ। एज़ अ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर अगर कोई है तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा इमिग्रेशन में और आपको फ़्लाइट में, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा की। वियतनाम वीज़ा जो है आपको ई वीज़ा मिल जाता है आसानी से इंडियंस के लिए, और वो 30 डेज़ के लिए आपको मिल जाएगा आराम से। वियतनाम की ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाइए, वहाँ से आप 30 डेज़ का वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मुझे तकरीबन 2400 रुपये पड़ा था वो वियतनामीज़ वीज़ा, ई वीज़ा, और वो तकरीबन 3-4 वर्किंग डेज़ में आपका आ जाता है ईज़िली। उसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा इजी है प्रोसेस। सेकंड हम बात करेंगे कि आपको रिटर्न फ़्लाइट लेनी है कि नहीं। तो रिटर्न फ़्लाइट इंडिया में मांग सकते हैं, वियतनाम में तो मुझे मांगा नहीं, क्योंकि ये भी मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। वियतनाम में कुछ नहीं मांगे आपसे, सिर्फ वो आपका पासपोर्ट देखते हैं और आपका वीज़ा देखते हैं। आपकी ना रिटर्न फ़्लाइट देखते हैं वो, ना आप कब जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान में रखिए। रिटर्न फ़्लाइट इंडिया में मांग सकते हैं। इमिग्रेशन में जा रहा था तो वहाँ पर जो स्टाफ बैठे थे इंडिया में इंडिगो के, वो तो उनको रिटर्न फ़्लाइट टिकट ही समझ में नहीं आ रहा था। रिटर्न फ़्लाइट टिकट कैसे है, क्या है करके। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, मैंने डमी टिकट बुक किया था। उनको तो वीज़ा भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे ख्याल से, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। एक चीज़ मैं वीज़ा के रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा कि वीज़ा में आप उसमें कितने तारीख से एंट्री करेंगे और कितनी तारीख को एग्ज़िट करेंगे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये आप बहुत एहतियात से फिल कीजिएगा, क्योंकि आपके वीज़ा में जो अनटिल डेट लिखी रहेगी उतने ही दिन का आपको वीज़ा मिलेगा। तो मैंने भी 1 महीने का तकरीबन लगाया था वीज़ा, लेकिन मुझे फ़्लाइट जो है कुछ दिन बाद की मिल गई, तो तकरीबन मुझे 30 दिन का वीज़ा तो नहीं मिला है, 23-24 दिन का वीज़ा मुझे मिला है। तो मैं 23-24 दिन वियतनाम में स्पेंड करने वाला हूँ। बात कर लेते हैं इमिग्रेशन की। तो इमिग्रेशन मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था इंडिया का। यहाँ पर क्या हुआ इमिग्रेशन में, सबसे पहले तो मेरी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स को एक अलग कर दिया गया, और जितने भी मेरे सामान थे, पर्स वगैरह, सब उसको अलग कर दिया गया। चेकिंग प्रोसेस के बाद गुज़र के वो फिर आपको वापस मिल जाता है सामान। तो मुझे तो लग रहा था कि वापस मिला गया कि नहीं, क्योंकि ये पहली बार मेरे साथ हो रहा था ना। तो मैं काफ़ी जो है मुझे अजीब लग रहा था। खैर वापस सामान सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद जो है इमिग्रेशन आपका क्लियर, वो आपका देखते हैं रिटर्न टिकट वगैरह तो शुरू में ही देख लेते हैं। सिर्फ आपका जो है सामान लगेज वगैरह चेक होता है। सबसे सबसे पहली चीज़ जो है, जब मैं अंदर गया था एयरपोर्ट के अंदर, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जाना कहाँ है। इतने सारे कैबिन्स, इतने सारे गेट्स, तो मैं तो बार बार एक ही जगह घूम रहा था, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। मैं कभी आगे जाता था, कभी पीछे जाता था। फिर मैं एक जगह खड़े होकर देखा, मतलब वहाँ पर एक एलईडी में दिखा शो कर रहा था कि कौन सी गेट पे कौन सी फ़्लाइट जाएगी। तो गौर से देखने के बाद मुझे समझ में आया, हाँ मेरी फ़्लाइट जी12 ए से जाएगी। तो मैं जी12 ए के पास गया और उनसे पूछा कि बोर्डिंग ऑन हो गई है, तो उन्होंने कहा हाँ बोर्डिंग ऑन हो गई है। तो मैं फिर जो है उनके पास गया, बोर्डिंग ऑन हो गई थी, तो वो मेरा फ़्लाइट टिकट और मेरा वीज़ा सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आई, तो मैंने कुछ एक्सप्लेन किया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने जो है मुझे मेरे सामान को देखा और वेट किया, और जो है उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। बोर्डिंग पास देने के बाद मैं अंदर चला गया। अंदर में मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, इमिग्रेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद जो इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद मैं और अंदर चले जाता हूँ गेट के पास, तो वहाँ पर ड्यूटी फ्री और लॉन्च वगैरह होता है। तो लॉन्च में जब मैं जाता हूँ तो लॉन्च में मेरे पास 3 कार्ड्स थे। आपको कार्ड स्वाइप करना होता है। 3 कार्ड से एसबीआई ग्लोबल का, वीज़ा, मास्टर दोनों कार्ड था, और मेरे पास डीसीबी का भी था कार्ड। तो वो तीनों कार्ड वहाँ पर काम नहीं कर रहा था।
तीनों कार्ड ग्लोबल, अगर किसी के पास ग्लोबल एसबीआई का कार्ड है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एसबीआई ग्लोबल का कार्ड लॉन्च में काम नहीं करेगा, ठीक है। और आपका डीसीबी बैंक का भी जो है आपका काम नहीं करेगा कार्ड। तो कोई और अच्छा कार्ड अगर आपके पास हो तो आप ले जा सकते हो। मुझे तो उन्होंने कहा कि माजरत आप जा सकते तो मैं बगैर लॉन्च के खाना खाए बगैर मैं वापस आ गया। हाँ, तो वापस आने के बाद मैं फिर काफ़ी देर तक के इंतज़ार करता रहा। तो फ़्लाइट का गेट जब खुला तो फिर मैं अंदर चला गया फ़्लाइट में। फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बड़ा यूनिक था मेरे लिए। पहली दफ़ा मैं फ़्लाइट पे बैठा, इतने सारे लोग मौजूद थे। तो मैं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि फ़्लाइट में टेक ऑफ के दौरान से बड़ा मज़ा आता है। टेक ऑफ जब होता है तो सबसे पहले तो आप जब फ़्लाइट में बैठेंगे तो इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। उसके बाद जो है फिर आपको जब फ़्लाइट स्टार्ट होती है तो प्लेन 10 मिनट तक के वो चक्कर लगाते रहता है। 10 मिनट तक के वो वार्म अप तो होता होगा मेरे ख़्याल से। 10 मिनट के बाद वो टेक ऑफ हुआ। तो टेक ऑफ में भी उसको तकरीबन वो 10 मिनट उसी पोजीशन पे था वो, इस तरीके से टेक ऑफ। वो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है जब वो टेक ऑफ होता है। तो सबसे बेहतरीन टाइम होता है आपके लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम है, आप बार बार अगर जा रहे हैं तो वो आपके लिए कॉमन हो जाता है। बाकी रात का सफ़र था मेरे लिए, तो ऊपर से तो मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब एक बार टेक ऑफ हो जाता है तो फिर आपको सिर्फ काले बादल रात को नज़र आते हैं, काली काली रात। उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। दिन में भले आपको अच्छा व्यू नज़र आ जाए। तो मेरा सफ़र तो रात का था, तो इसलिए मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। टेक ऑफ होने के बाद मेरे को वहाँ पर मुझे मुझे एक रैप सर्व किया गया। मेरे लिए रैप लाया गया। तो मैंने मेंशन किया था तो वेज रैप लाया था, जो कि बहुत ही घटिया बकवास था। मैं थोड़ा सा खाया फिर उसको फेंक दिया, वहीं छोड़ दिया मतलब। उसके बाद आपको एयर होस्ट से आके पूछेंगे क्या लेंगे सर, पानी लेंगे, चाय लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे या हॉट डबल चॉकलेट लेंगे। तो मैंने तो हॉट डबल चॉकलेट लिया था अपने लिए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो पहली बार प्लेन का, और मज़ा आया। कुछ चीज़ें जो है इस एयरलाइन में मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, जैसे चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल के लिए कोई पोर्ट ही नहीं था इसमें, तो वो होनी चाहिए थी। मेरी फ़्लाइट 9:30 की थी कलकत्ता से साइगॉन मुझे 3.5 घंटे के बाद जो है उतार दिया गया। यहाँ पर जब साइगॉन होची मिन पहुँचा मैं, तो यहाँ पर दो दो 15 या 2:30 हो चुका था। और उसके बाद फिर यहाँ के इमिग्रेशन की लाइन बहुत लंबी थी। यहाँ से प्लेन से उतरते ही वियतनाम के इमिग्रेशन की लाइन पे लग गए। तो तकरीबन आधा से पौन घंटा तो वो लाइन पे ही लगे रहे, इतनी लंबी लाइन। यहाँ पर 3 प्लेन लैंड हुए थे हमारे साथ। एक तो हमारा था, एक जापानीज़ एयरलाइन थी और एक शेंजन एयरलाइन थी चाइना की। तो वो तीनों एक साथ जो है इमिग्रेशन के लिए दौड़ पड़े, तो इतनी भीड़ हो गई थी, क्या बताऊँ आपको। तो इसलिए जो है आधा पौन घंटा तो इमिग्रेशन में यहाँ के लग गया। फिर इमिग्रेशन के से क्रॉस हुए। बहुत इजी था इमिग्रेशन यहाँ का। इन्होंने कुछ नहीं देखा। यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस इतने सॉफ्ट हैं, इतने स्मूथ है। वो आपका पासपोर्ट देखते हैं और आपका वीज़ा देखते हैं, बस आपका स्टैंप लगा देंगे। आपके वीज़ा के हिसाब से जो डेट उसमें मेंशन होगी, उस हिसाब से वो आपको वीज़ा अलॉट कर देंगे। उसके बाद बाहर आप आएंगे तो आपको जो है सिम कार्ड के लिए काउंटर मिल जाएगा, करेंसी एक्सचेंज के लिए काउंटर मिल जाएगा। करेंसी मैं कलकत्ता से यूएस डॉलर लेके आया था, तकरीबन $400। हो सकता है इमिग्रेशन में मांग ले, ये सोच के लाया था मैं। लेकिन इमिग्रेशन में शो मनी कुछ भी नहीं पूछा जाता आपसे, ना रिटर्न फ़्लाइट टिकट पूछा जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपका वीज़ा और आपका पासपोर्ट चाहिए, वो स्टाम्प करके आपको दे देंगे ईज़िली। बहुत स्मूथ इमिग्रेशन प्रोसेस है। तो $400 लाया था, लेकिन उसको मैं यहाँ पर एयरपोर्ट में कभी एक्सचेंज मत कराइएगा, तो यहाँ पर आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो मेरे पास कुछ इंडियन करेंसी थी। मैं सोच रहा था कि इसका क्या करूँगा इंडियन करेंसी को। अभी तो मुझे बहुत लंबा टूर करना है, ट्रैवल करना है, तो कहाँ खर्च करूँगा। तो यहाँ पर इंडियन करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे काउंटर पे, और रेट मुझे 1000 इंडियन रुपीज़ का 2.5 लाख डोंग मिल रहा था। तो थोड़ा सा ही ज़्यादा फ़र्क नहीं था, तकरीबन 130 रुपये 140 रुपये का कुछ मेरे ख़्याल से फ़र्क होगा।
तो इतना तो आपको अगर छोटे अमाउंट में आपको एक्सचेंज कराना है तो इतना चलता है। तो तकरीबन मैंने 3000 इमरजेंसी के लिए मैंने एक्सचेंज करवा लिया। सिम कार्ड यहाँ पर 1000 रुपये की है, मतलब यहाँ पर आपको 2.5 लाख डोंग 3.5 लाख डोंग की आपको सिम कार्ड मिलेगी 1 मंथ के लिए। तो मैं नहीं समझता कि लेना मुनासिब है, क्योंकि एयरपोर्ट में एक्सपेंसिव है सिम कार्ड्स। आप बाहर से ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, और आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप ई सिम कार्ड भी ले सकते हैं टेम्परेरी तौर पर, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, वो आपके लिए ईज़ी रहेगा। तो ये कुल मिला के मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस था। अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर बैठा हूँ और ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये कुल मिला के मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस था। मेरा ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आने वाले टाइम में मेरी ट्रैवलिंग वीडियोस देखेंगे। मेरा असल में प्लान ये है कि मैं ऑल ओवर वियतनाम मैं हिच हाइकिंग करूँगा और हिच हाइकिंग ट्रैवल करूँगा विलेज टू विलेज, सिटीज़ टू सिटीज़ में मैं काफ़ी कम टाइम स्पेंड करूँगा। ज़्यादातर मैं विलेज में रियल एक्सपीरियंस इंजॉय करने के लिए मैं विलेज टू विलेज ट्रैवल करूँगा। उसके बाद मुझे और भी दूसरी कंट्रीज़ जानी है, जैसे वियतनाम के बाद मैं जाऊँगा चाइना के बाद जाऊँगा मैं मंगोलिया के बाद जाऊँगा मैं रशिया के बाद सेंट्रल एशियन कंट्री जाऊँगा, जैसे आपका कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी जा सकता हूँ मैं। तो ये सारी कंट्रीज़ जाने का मेरा प्लान है, तकरीबन 7-8 महीना। हो सकता है कम भी हो, वीज़ा के ऊपर डिपेंड है। अभी तो वियतनाम का वीज़ा मैं लेके आया था, लेकिन इसके बाद मेरे पास कोई भी वीज़ा नहीं है। इसके बाद जो है चाइना का वीज़ा वियतनाम में बहुत ईज़िली बमुकाबले इंडिया के चाइना का वीज़ा वियतनाम में बहुत ईज़िली मिल जाता है आपको, और वो भी मतलब अच्छे रेट में मिल जाता है आपको। तो मैं चाइना का वीज़ा वियतनाम से ही लूँगा। फिर उसके बाद मंगोलिया का वीज़ा आपके लिए ई वीज़ा आपको मिल जाता है आसानी से, रशिया का ई वीज़ा मिल जाता है। बाकी की दूसरी कंट्रीज़ जो है बहुत इजी वीज़ा मिल जाता है आपको। तो मुझे चाइना का वीज़ा ही चाहिए जो कि वियतनाम से मिल जाएगा। तो कुल मिला के मुझे अभी बहुत लंबा सफ़र करना है, ट्रैवल करना, और मैं बजट ट्रैवल करूँगा, हिच हाइकिंग करूँगा, कैंपिंग करूँगा। हो सकता है मैं खाना भी कभी-कभी खुद बनाऊँ अपने लिए। ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मैंने बताया कि मैं अपना ट्रैवल फ्यूचर में कैसे करने वाला हूँ। तो आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस और मेरी ट्रैवल जर्नी पसंद आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस देख सकें।